हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैजिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी आपको क्वेरी है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। चलो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने 14 स्टेप्स पढ़े थे क्वांटिटेटिव के। तो सेम स्टेप्स जो हैं वो क्वालिटेटिव प्रोसेस में हैं, बट इसमें जो स्टेप्स हैं वो 12 हैं, उसमें जो स्टेप्स हैं वो 14 या 15 हैं। तो 2-3 स्टेप्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। बाकी जो आपने जैसा उस स्टेप्स में लिखा था वैसा ही आप सेम डिस्क्रिप्शन जो है वो आप क्वालिटेटिव स्टेप्स में लिखोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो फर्स्ट जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम डाटा को जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं हम कोडिंग्स में, पिक्चर्स में। ठीक है, इसमें हम कोई भी डाटा को नेचुरल सेटिंग्स में लेंगे विदाउट एनी चेंज, और जैसी वो चीज़ है वैसे ही उसको हम डिस्क्राइब करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में जो फर्स्ट आपका आता है, फर्स्ट इज यू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करना वो मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि हम कैसे एक रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हैं। पहले हम एक ब्रॉड टॉपिक चुनेंगे, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू के बाद हम उस टॉपिक को शॉर्ट में करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, और लास्ट में हम उसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के बाद फाइनल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है, वो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस में जाके जो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपने कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम बना ली। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है कि आपने कैसे कैसे जो है अपनी रिसर्च स्टडी को करना है, इस प्रॉब्लम के आंसर को चेकआउट करना है। ऑब्जेक्टिव बना लिए। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप क्या करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिटरेचर रिव्यू वो होता है जो ऑलरेडी पहले ही पब्लिश हो चुका होता है किसी भी रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। उसको आपने एक रिव्यू करना होता है ये देखने के लिए कि पहले की स्टडीज में क्या बायसनेस है जो आप अपनी स्टडी में पूरी कर सकते हो, और रिव्यू से आप अपनी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको भी आप एनहांस कर सकते हो। कर सकते हो। नेक्स्ट इज वर्क। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में चले गए तो आपने क्या करना है, एंट्री इन द रिसर्च सेटिंग्स। ठीक है, एंट्री इन द रिसर्च सेटिंग्स का मतलब ये है कि जब आपने रिव्यू कर लिया तो आपको पता लग जाता है कि रिसर्च सेटिंग्स कहाँ होगी। आपका जो रिसर्च है वो हॉस्पिटल साइड में होगा या कम्युनिटी एरिया में होगा, ठीक है, या फिर किसी और जगह पे होगा। रिसर्च सेटिंग्स के बाद आपने अपने डिज़ाइन को स्पेसिफाई करना है। डिज़ाइन में आप ऑलरेडी चेकआउट करते हो कि आपके सैंपल साइज कितना होना चाहिए, आपकी सैंपल टेक्निक कितनी होनी चाहिए, आपके टूल कौन से होने चाहिए, ठीक है, कितने क्वेश्चनर आपने बनाने हैं और आपने डाटा कलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, वो आगे आपके पास डिज़ाइन से आपको पता लग जाएंगे। डिज़ाइन के बाद आपने अपने सैंपल टेक्निक अप्लाई करके अपने सैंपल को सिलेक्ट करना है। जब आपने अपने सैंपल को सिलेक्ट करना है उसके बाद जब आपने कोई भी स्टडी करनी है तो आपने उसकी क्या लेनी है, इथिकल कंसिडरेशन। जो भी आपके पार्टिसिपेंट होंगे उनका आपने कंसेंट लेना है, ठीक है, बिफोर द कंडक्टिंग द स्टडी। और जो भी अथॉरिटी है जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस अथॉरिटी का भी आपने क्या लेना है, सिग्नेचर्स लेने हैं कि वो आपको परमिट करे कि आप इस जगह पे जाके अपनी स्टडी को कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंडक्ट पायलट स्टडी। पायलट स्टडी मैंने आपको पहले भी बताया था, पायलट स्टडी एक स्मॉल स्केल स्टडी होती है जो हम मेन डाटा कलेक्शन से पहले करते हैं ताकि आप अपनी जो भी स्टडी है उसकी फिजिबिलिटी को चेक कर सको और अपने जो टूल है उसकी रिलायबिलिटी को चेक कर सको। तो पायलट स्टडी कंडक्ट करने के बाद अगर आपकी फिजिबिलिटी ठीक आती है और आपकी टेस्टिबिलिटी, आपकी जो रिलायबिलिटी वो सही आती है तो आप क्या करोगे, मेन डाटा कलेक्शन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप डाटा को ऑर्गेनाइज करोगे एनालिसिस के लिए, उसको कोडिंग वगैरह दोगे, और उसके बाद आप अपने डाटा को जो है वो मैथमेटिकली आप एनालाइज करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, और लास्ट में आप अपनी एक थ्योरी को इमर्स करके अपनी फाइंडिंग को जो है वो डिस्क्राइब करोगे। दैट इज वर क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है, इसमें जो है वो 12 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जो क्वांटिटेटिव है उसमें आपके 15 स्टेप्स हैं। इसमें 3 स्टेप ज़्यादा हैं, उसमें इसमें 3 स्टेप कम है। लिखना डिस्क्रिप्शन आपकी सेम है, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें 3 स्टेप एक्स्ट्रा कौन से हैं और इसमें 3 स्टेप एक्स्ट्रा कौन से नहीं है। ठीक है, इसमें एक तो हाइपोथेसिस असम्पशन वाला नहीं है, एक स्पेसिफाई द पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है, और इसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी नहीं है। 3 स्टेप इसमें ये कट हो जाते हैं, उसमें वो 3 स्टेप ऐड हो जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, टॉपिक इज हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, डेफिनेशन, कि इट इज अ अज्यूम स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस क्या है, एक अज्यूम स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स दैट सुजेस्ट्स द आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइपोथेसिस में हम अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं, एक लॉजिकल स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है। वो हाइपोथेसिस जो लॉजिकल होगी वो दो वेरिएबल्स के बीच में होगी, या तो दो से दो ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में होगी, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को सुजेस्ट करता है। मानो मेरी हाइपोथेसिस ये है कि जो मेरा स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम है, ठीक है, वो जो है वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की इफेक्टिवनेस को ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ कि टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम ऑन द नॉलेज रिगार्डिंग द CPR ऑन द बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कि मैंने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का एक तो नॉलेज देखना है CPR पे, दूसरा मैंने अपनी जो टीचिंग है उसकी मैंने इफेक्टिवनेस को देखना है। तो मैंने हाइपोथेसिस ये बनाई कि जो इफेक्टिवनेस होगी मेरी टीचिंग की, उसमें जो नॉलेज का जो फर्क पड़ेगा वो गुड पड़ेगा, ठीक है, कि इफेक्टिवनेस मेरी जो है वो अच्छी रहेगी। तो इस हाइपोथेसिस को देखने के लिए आपने स्टडी करनी है। तो आपने लॉजिकल तो कर लिया, दो रिलेशन दो के बारे में आपने, दो वेरिएबल्स के बीच में आपने रिलेशनशिप को भी बता दिया कि दो वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप है। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हुए इसमें, देखो स्टडी है टू असेस द effectiveness of STP on the knowledge, ठीक है, रिगार्डिंग CPR among BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ये आपकी जो है वो स्टडी है। तो अब आपने जो स्टडी लिखी है, अब आपने इसमें देखना है, क्योंकि हाइपोथेसिस आपकी बनी कि मेरी जो STP है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो अच्छी आएगी, ठीक है। तो इस स्टडी में आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने MCQs क्वेश्चन आपने बना लिए, किसके ऊपर, CPR के ऊपर। वो MCQs क्वेश्चन आपने BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को दे दिए। जब उन्होंने आपका टेस्ट कंडक्ट कर दिया आपने, तो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपने उनको पढ़ाना है। STP का मतलब होता है टीचिंग देनी है लेसन प्लान के थ्रू। आपने उनको CPR के बारे में पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद आपने क्या किया, 7 दिन के बाद आप दोबारा से उनकी क्लास में आए और आपने उनको सेम क्वेश्चन दोबारा से करने को दिए। फिर आपने दोनों का रिजल्ट देखा कि पढ़ाने से पहले उनका जो नॉलेज था वो ज़्यादा अच्छा था, या पढ़ाने के बाद जो उनका नॉलेज है वो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। तो आपकी हाइपोथेसिस ये थी कि मेरे पढ़ाने के बाद उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट ज़्यादा आएगी, तो मेरा जो पढ़ाने का मतलब है उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा निकलेगी। तो ये आपकी लॉजिकल स्टेटमेंट थी। तो जब आपने पहले के टेस्ट को और बाद के टेस्ट को आपस में कंपेयर किया, उनकी परसेंटेज निकाली, तो आपको ये पता लगा कि पहले का जो नॉलेज था वो एवरेज था, पढ़ाने के बाद नॉलेज जो है वो गुड है। तो आपने जो सोचा था हाइपोथेसिस वो सही निकल गई, तो आप लिखोगे माई हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो गया कि मानो पहले नॉलेज एवरेज था, पढ़ाने के बाद नॉलेज पुअर हो गया, तो आप क्या लिखोगे, माई हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये क्या करती है, दो वेरिएबल्स के बीच में या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो है वो रिलेशनशिप शो करती है, क्योंकि एक अज्यूम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें दो वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, एक तो वेरिएबल है आपके पास स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम, आपकी टीचिंग जो है वो यूर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके हाथ में है। अगर आप टीचिंग अच्छे से दोगे, ठीक है, तो नॉलेज जो होगा वो भी ज्यादा होगा और इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी। तो इफेक्टिवनेस एंड नॉलेज इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसके ऊपर डिपेंड है, टीचिंग के ऊपर। तो टीचिंग इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉलेज एंड इफेक्टिवनेस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टीचिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और टीचिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रिसर्चर पे जो पढ़ा रहा है। तो ये क्या करती है, हाइपोथेसिस इज अज्यूम स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप, बताती है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, जो कि क्या करता है, हमारे रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को क्या करता है, सुजेस्ट करता है। क्योंकि आपने एंड रिजल्ट भी यही निकालना है कि आपकी इस टीचिंग्स में जो है वो नॉलेज के ऊपर कितना इफेक्टिव रही और कितनी नहीं रही, यही आपकी क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हाइपोथेसिस ने आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी दे दिया, बाकी इसने दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी बता दिया, बाकी साथ साथ आपने जो है वो एक लॉजिकल स्टेटमेंट भी अज्यूम कर ली।
तो इसकी इंपॉर्टेंस भी क्या है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव बताता है आपकी स्टडी के बारे में, दूसरा आपको एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि आपने किस तरीके से स्टडी करनी है, तीसरा ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में रिलेशनशिप भी बताता है। थ्योरी मतलब जो आपने सोचा है, और प्रैक्टिकल करके जो रिजल्ट निकला उन दोनों का वो रिलेशन बताता है कि वो सही था या गलत था। उसके बाद आता है इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर ड्रॉइंग द कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च स्टडी। तो ये हेल्प करता है एंड रिजल्ट को, कंक्लूजन क्या निकला उसको बताने के लिए भी ये बताता है। अगर आपकी इफेक्टिवनेस अच्छी निकलेगी पढ़ाने के बाद, तो आपका कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये जो नॉलेज है स्टूडेंट्स का, वो आफ्टर एसटीपी जो है वो गुड है एज कम्पेयर टू द बिफोर टीचिंग। तो जो है वो कंक्लूजन में भी जो है वो हाइपोथेसिस हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इट स्टिमुलेट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द रिसर्चर, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है वो लॉजिकल स्टेटमेंट है, वो बंदा जो है वो अपनी सोच से बनाता है, तो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस। एक गुड हाइपोथेसिस को बनाने के लिए क्या क्या उसमें कैरेक्टर होनी चाहिए। एक तो उसकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। लिखा है इट शुड बी द स्टेटेड इन वेरी क्लियर टर्म्स, इट शुड बी द कंसिस्ट ऑफ क्लैरिटी, डिफाइंड एंड अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट। कि जो आप थीसिस बनाओगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर मीनिंग में होनी चाहिए, वर्ड्स में होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिविटी, कि जो भी आप हाइपोथेसिस बनाओगे उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए। स्पेसिसिटी का मतलब आ गया वो स्पेसिफिक होना चाहिए, सबको समझ में आए, ऐसा बनानी है हमने हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है ताकि जो है ये दो वेरिएबल्स के बीच में जो है वो रिलेशनशिप को शो करे, तभी हम इसको स्पेसिफिक मानेंगे। रेलिवेंट होनी चाहिए, मतलब वो जो भी आपको प्रॉब्लम है आपने स्टडी करनी है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ और है और आप हाइपोथेसिस कुछ और बना रहे हैं, मतलब आपकी प्रॉब्लम के साथ उसका जो है वो लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टेस्टेबिलिटी। जो आपकी हाइपोथेसिस है वो आपने ऐसी बनानी है जिसका एंड रिजल्ट जो है जिसको आप टेस्टेबल कर सके, जिसको आप मेजरेबल कर सके। ऐसी हाइपोथेसिस आपने नहीं बनानी है जो हम मेजर ही नहीं कर सके, जिसका हमें रिजल्ट ही फाइंड आउट ना हो। ठीक है। नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस। तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और टाइप ऑफ हाइपोथेसिस काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने जो है वो क्या पढ़ा, टुडे भी समराइज द टॉपिक। समराइजेशन ये है कि फर्स्ट हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, जिसमें हमने जो है वो 12 स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हाइपोथेसिस के बारे में, डेफिनेशन पढ़ी है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस पढ़ा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को खत्म करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।